वेलकम टू आनंदी शिरोज पॉडकास्ट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक वुमेन हेल्थ। वुमेन हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है और वो है मेनोपॉज। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति भाटिया। मैडम गाइनो ऑन्कोलॉजिस्ट है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मेनोपॉज क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, मेनोपॉज एक ऐसी चीज है जो हर औरत को भुगतना पड़ता है। मैं ये कहूंगी कि आई थिंक सभी एवरीबडी हैज गॉन थ्रू इट। तो इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। जैसे होता है, लड़कियों को पीरियड शुरू होते हैं, जिसे हम मेनार्की कहते हैं। नॉर्मली एवरेज एज 10-12 साल होती है जिस टाइम महीना शुरू होता है। इस टाइम हमारी ओवरीज काम करना शुरू कर देती हैं। उससे पहले वो साइलेंट स्टेज में रहती हैं। ओवरीज काम करना शुरू करती हैं तो उनके हमारी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं। हार्मोन्स के साथ ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ और जैसे ही हार्मोन्स लेवल फ्लक्चुएट करते हैं उसके हिसाब से लेडीज को पीरियड्स होते हैं। इट्स अ साइक्लिकल फिनोमेना। हर 28 से 30 दिन की महीने की साइकिल होती है और ये चलती है। बट इशू होता है कि हमारी ओवरीज में डिटरमिनेड एक पहले से ही एक फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स एग्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो डिटरमिनेड होते हैं। और जब हमारी लाइफ में वो एग्स खत्म हो जाते हैं तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तब ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं। हमारे बॉडी के हार्मोन्स, मेनली 2 हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन खत्म हो जाता है और ओवरीज, जिसे कहते हैं ना क्वाइसेंट स्टेज, मतलब कि आराम करने पहुंच गई हैं, एंड देन दे स्टॉप वर्किंग। तो ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में खत्म हो जाते हैं। हार्मोन्स खत्म होने की वजह से पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। सेकेंडली, हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जैसे नॉर्मली हम फीमेल कैरेक्टर्स कहते हैं कि जब ये ईस्ट्रोजन लेवल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं तो फेस में थोड़े से रिंकल्स बढ़ जाते हैं और स्किन में चेंजेस आते हैं। बोन्स इवेंचुअली, लॉन्ग मीनोपॉज कहते हैं हम उसको, इमिडिएटली तो नहीं पर ओवर द ईयर जैसे लंबा मीनोपॉज चलता है, इससे हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और जो इस हार्मोन्स के प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हार्ट को प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, बोन्स के लिए होता है, स्किन, हेयर, इन सब के लिए जो हमारे प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। सो ये कहते हैं कि जो मीनोपॉज होने के बाद लेडीज का आफ्टर 10-15 ईयर्स ऑफ मीनोपॉज के बाद उनका बोन्स का रिस्क बढ़ जाता है। बोन्स में मतलब फ्रैक्चर का, क्योंकि बोन डेंसिटी कम हो जाती है। हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि हार्मोन्स नॉर्मली हमारे हार्ट के लिए थोड़े प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये सारी चीजें मीनोपॉज के बाद होती हैं। और रहे लक्षण की बात, जैसे बताया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो किसी भी लेडी को 1 साल तक अगर पीरियड्स बंद रहे उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज कंफर्म करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो क्लिनिकल, कि जैसे 1 साल हो गया लेडी को पीरियड नहीं आए। दूसरा, कई बार हम कंफर्म करने के लिए ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। उसमें हमारे LH और FSH 2 ब्लड हार्मोन्स होते हैं जो लेवल्स बढ़ जाते हैं मीनोपॉज में। सो वो एक और तरीका है टेस्ट करने के लिए कि मीनोपॉज हुआ या नहीं हुआ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि पीरियड्स बंद होना। दूसरा, अंदर हमारे मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। अगेन, ये हार्मोन लेवल्स जब चेंज होते हैं बॉडी में तो थोड़े से हमारे बेजोमोटर सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे ठंडे पसीने आना, घबराहट होना, बेचैनी होना। इन सब चीज़ों की वजह से मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। ये सारे मोस्टली हमारे मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। फिर जब ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है मीनोपॉज की, तो क्योंकि हार्मोन्स का खत्म हुए ज़्यादा लंबा टाइम हो गया तो ड्राइनेस हो जाती है। मोस्ट कॉमन इज जैसे यूरिनरी एरिया में, या वजाइनल ड्राइनेस कहते हैं हम उसको, क्योंकि अगेन वहाँ पे भी ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से हमारा सिक्रीशंस होती हैं और लुब्रिकेशन होती है। तो जब हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं तो वहाँ पे ड्राइनेस शुरू हो जाती है। लेडीज को यूरिनरी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, यूरिनरी हेजिटेंसी या अर्जेंसी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे फिर अगेन लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपन कि अगेन जितना टाइम बढ़ता जाता है मेनोपॉज के बाद बोन्स में वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोन, ये हमारे और ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, लाइक हार्ट, यू सेड, लाइक स्किन एंड ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस हो। मैम, अमूमन एज क्या होती है इंडियन पॉपुलेशन में? देखिए, एवरेज एज हम लोग 50 के आसपास मानते हैं। सो 45 to 55 एवरेज के देखा जाए, 5-6 साल आगे पीछे ये एवरेज एज मीनोपॉज की मानी जाती है। ओके। लाइफस्टाइल फैक्टर इसमें मैटर करता है कि नहीं, ये इस एज ग्रुप से पहले हो या बाद हो किसी में? लाइफस्टाइल नहीं, इसमें ज्यादा जेनेटिक फैक्टर्स मैटर करते हैं कि अगर किसी की मदर को अर्ली मेनोपॉज हुआ है या लेट मेनोपॉज हुआ है तो काफी चांस है आपका उस हिसाब से। जैसे अगर मेरी मदर को 55 में एज हुआ तो मेरे को टेंडेंसी है कि मुझे भी लेट मेनोपॉज होगा। ओके, ठीक है। अगर मदर को जल्दी हुआ है तो आई हैव अ चांस, पर ऐसे कोई शॉर्ट नहीं है।
वैसा फिक्स नहीं है, बट हाँ जो लोग थोड़े से ओबीस होते हैं, ठीक है, एंड जैसे ओबेसिटी होती है उन सब में थोड़ा सा ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा रहते हैं, तो दे कैन हैव लेट मेनोपॉज, पर डायरेक्ट कोरिलेशन अभी हमें नहीं मिला। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक कार्डियक हेल्थ के लिए हमारा मेनोपॉज एज मैटर करता है, मैटर तो ये करता इसके है। ट्रीटमेंट के लिए भी कर रहा होगा आफ्टर अ सर्टेन एज हम वुमेन। मीनोपॉज के बाद लेडीज को, जैसे हम सबने देखा है, अगर हम यंगर एज में बात करें तो जेंट्स को, मेल्स को कार्डियक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क एज कम्पेयर टू फीमेल ज्यादा होता है, ओके, ठीक है। लेकिन आफ्टर 70-75 ईयर्स ऑफ एज, जब लेडीज को मेनोपॉज हुए 15-20 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद ये रिस्क बराबर हो जाता है। तो फीमेल्स का जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है हार्मोन्स की वजह से, वो खत्म हो जाता है, एंड अगेन लेडीज आर ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू कार्डियक इवेंट्स। ग्रेट, थैंक यू। ओके, जैसे अभी एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन, तो मेन्स्ट्रुएशन हाइजीन पे बात हुई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब मेल भी वुमेन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो मेन्स्ट्रुएशन हाइजीन हो। और जैसे अभी आपने बताया तो लग रहा है कि मतलब इतने ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, इतनी सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जब ये क्रिएट कर सकता है, तो वी शुड फोकस ऑन मेनोपॉजल हेल्थ यस ऑल्सो। डेफिनेटली। अभी इनिशियली इट वाज 60-65, अब एवरेज फीमेल 75-80 तक जाती हैं। तो हम अपनी लाइफ का एक मेजॉरिटी चंक हम मेनोपॉज के बाद बिता रहे हैं। एंड ओल्डन टाइम्स हम लोग सोचते थे कि ठीक है 60 साल के बाद लाइफ नहीं है, योर कन्फाइंड टू हाउस, आप घर में ही सीमित हैं, पर अब वो नहीं है। एट 55-60 ईयर्स ऑफ एज, इनफैक्ट हम प्रोफेशनली भी हम देखते हैं कि फीमेल्स आर डूइंग सो गुड एंड फीमेल्स आर एक्टिव। तो अभी हमारे एक लाइफ का एक मेजर चंक है जो हम मेनोपॉज के बाद बिताते हैं। तो उस टाइम इफ वी स्टे हेल्दी, देन वी कैन हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ क्वांटिटी ऑफ लाइफ मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर्स। तो इसलिए इंडियन हेल्दी फैमिली रहना जी बहुत जरूरी है। जी, इंडियन फैमिली में था वुमेन इज अ सेंटर ऑफ फैमिली, दैट इज ट्रू। उनकी हेल्थ से सबकी हेल्थ मैटर करती है। ओके, थैंक यू मैम। सेकंड क्वेश्चन है कि पेरीमेनोपॉज क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? पेरीमेनोपॉज बेसिकली जब मेनोपॉज का टाइम आता है उसके पहले 5-10 साल को हम पेरीमेनोपॉजल कहते हैं। इस टाइम वो हार्मोनल लेवल्स ना फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाते हैं, जो नॉर्मली हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की साइकिल्स चलती हैं, वो साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती है। पीरियड्स आते तो हैं लेडीज को, लेकिन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, साइकिल्स फ्लो कम हो जाता है, एंड बॉडी में हार्मोन्स लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो साइकिल्स डिस्टर्बेंस के साथ साथ थोड़े अगेन ये वेजोमोटर सिम्टम्स कहते हैं हम उनको, जैसे ठंडे पसीने आना, बेचैनी होना, काफी जगह काफी लोगों को ये सिम्टम्स भी पहले शुरू हो जाते हैं। इसी को पेरीमेनोपॉज कहते हैं। यहाँ पे एक काफी वायरल हुआ था, शार्क टैंक आता है एक प्रोग्राम, उसमें एक है नमिता थापर, तो उन्होंने बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए कि व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग लाइक पेरीमेनोपॉज, तो उन्हें बहुत हैवी ब्लीडिंग या अमीनिया की प्रॉब्लम हुई। ये भी मुझे लगता है मोस्टली मुझे भी नहीं पता था कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है इससे पहले। और मेनोपॉज के बारे में हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है, लाइक इतने सारे इसके सिम्टम्स होते हैं और ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, या पेरीमेनोपॉज भी लाइक हीमोग्लोबिन लेवल आपका इतना डाउन हो रहा है कि एमीनिया की प्रॉब्लम हो जा रही है। तो मुझे भी लगता है कि ये भी एक कंसर्न है हेल्थ का। जैसे मैंने आपको बताया हार्मोन लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, इसकी वजह से साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। मेजॉरिटी में साइकिल्स का फ्लो कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में डेफिनेटली फ्लो बढ़ भी जाता है। तो ये फ्लो बढ़ने की वजह से अनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो मैम इन्हें हम सिम्टम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मेनोपॉज के जो सिम्टम्स आपने बताइए, और मेडिकली आप लोग क्या प्रोवाइड करते हैं एक पेशेंट को अगर वो मेनोपॉज के सिम्टम्स आपके पास? देखिए पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरीमेनोपॉजल में अभी कभी भी हैवी पीरियड्स होते हैं, तो हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो भैया मेनोपॉज आने वाला है, नॉर्मल चीजें सेटल हो जाएगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम पे यूट्रस का कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर होना भी शुरू हो जाता है काफी लोगों में, और उसका भी पहला सिम्टम यही होता है कि एबनॉर्मल और हैवी ब्लीडिंग होना। तो इसलिए किसी भी लेडी को एबनॉर्मल हैवी ब्लीडिंग होती है इस टाइम पे, तो वो जाके डॉक्टर से जरूर मिलें। सिंपल टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड और ये सब करा के डॉक्टर असेस कर सकता है कि ये नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है तो वो आपकी हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको हार्मोन्स दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगता है इसमें कुछ एबनॉर्मल डेवलप हो रहा है तो उसका टाइमली बायोप्सी करके ट्रीटमेंट हो सकता है। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम मेनोपॉज के बारे में जाने, लेकिन ये भी जाने कि ये एबनॉर्मल मेनोपॉज है, एबनॉर्मल पेरीमेनोपॉज पीरियड है, तो वी हैव टू सी अ डॉक्टर, और डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए।
अब रहे मेनोपॉजल सिम्टम्स को कवर अप करने की बात, जैसे मैंने बताया नॉर्मली हम लोग अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, उसके लिए हम उनको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले बताते हैं। थोड़ा मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, इन सब चीज़ों से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। दूसरा, इस टाइम लेडीज़ को वेट गेन होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो अब रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। एरोबिक्स करें, एक्सरसाइजेस करें, ताकि वेट कंट्रोल रहता है। वेट कंट्रोल का फ़ायदा ये रहता है, हमारी बोन्स के लिए भी प्रोटेक्शन होती है और हार्ट के लिए भी प्रोटेक्शन होती है। अगेन जो मैं हार्ट की हम बात पहले कर रहे थे, ये वेट गेन होने की वजह से लॉट ऑफ लेडीज बिकम सेडेंटरी, वॉक करना कम कर देती हैं। इस एज में आर्थराइटिस शुरू हो रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट रिस्क को कंपाउंड करती हैं। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं हम, वो लिए जाएं, और एक्सरसाइज करके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक करते हैं, उनको कंट्रोल में रखा जाए, शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखे जाएं, तो हम ये सारे रिस्क कम कर सकते हैं। सो गुड लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली कि हमारी बोन्स और हार्ट के लिए, पर ओवरऑल मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम रखने के लिए भी एक्सरसाइज इज वेरी गुड। फिर भी अगर सिम्टम्स रहते हैं तो सिंपल हम हार्मोन टैबलेट्स हैं वो दे सकते हैं, बट कोई भी हार्मोन टैबलेट्स लेने से पहले हमारे को ना जनरल चेकअप करने पड़ते हैं, ताकि ये हार्मोन्स जाके पेशेंट को नुकसान तो नहीं करे। तो सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन, ये सारा कुछ हम लोग चेक करते हैं। सेकेंडली, अगर किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर गिविंग हार्मोन्स, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर हो। एनीबडी हु हैज हैड अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर, उनको हम हार्मोन्स आसानी से नहीं देते। या पेशेंट को खुद कभी कोई पहले कैंसर हुआ हो तो हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर गिविंग देम, प्रिस्क्राइबिंग देम हार्मोन्स। तो ये सारी हिस्ट्री जान के, सारे चेकअप्स करके तभी हम फिर हार्मोनल टैबलेट्स दे सकते हैं। हार्मोन्स भी होते हैं आजकल, वजाइनल जेल्स भी होते हैं या पैचेस होते हैं, जिन सब से हम डिपेंडिंग कि उनके सिम्टम्स कैसे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप टैबलेट्स कह रहे हैं, इसी को एचआरटी कहा जाता है? इसी को एचआरटी कहते हैं। और वही जैसे बताया, एचआरटी के 2-3 फॉर्म होते हैं। मोस्ट कॉमन इज टैबलेट, फिर पैच होता है, वजाइनल जेल्स होते हैं। ये सब हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के तरीके हैं। तो कुछ मैम सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो हम एस्ट्रोजन लेवल को थोड़ा मेंटेन कर पाए? हाँ, ये नॉन हार्मोनल होते हैं, जैसे बेसिकली सोया इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। इसमें ये नॉन हार्मोनल आइसोफ्लेवोनॉइड्स कहते हैं हम इनको। ये जैसे सोया में होते हैं नेचुरली, ये कुछ होते हैं जो हमारे, दे आर नॉट हार्मोन्स, लेकिन ईस्ट्रोजन हार्मोन्स के वो बेनिफिट हमें देते हैं। तो डाइट में सोया इंसान बढ़ाए, दैट इज वेरी गुड। दूसरा, एक्सरसाइज इज अगेन वेरी गुड टू डिक्रीज दीज सिम्टम्स। मैम अब हम बात करते हैं कैंसर पेशेंट के लिए। तो कैंसर पेशेंट में मेनोपॉज मतलब क्या जल्दी हो जाता है, या उन्हें क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, मेनोपॉज, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेनोपॉज है तो नेचुरल फिनोमेना, लेकिन कैंसर के लिए, कैंसर केसेस में ये अगर डिपेंड किस टाइप का कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके केसेस में ये मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। अब कुछ ऐसे कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरी का कैंसर, या ऐसे कुछ कैंसर है जिसमें ऐसी कुछ कीमोथेरेपीज दी जाती हैं जिससे ओवरीज का फंक्शन होना बंद हो जाता है और मेनोपॉज जल्दी हो जाता है। कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिसमें हम ओवरी निकाल ही देते हैं, जैसे यूट्रस कैंसर में अक्सर ओवरी निकाल दी जाती है, ओवरी कैंसर में निकाल दी जाती है। ऐसे और कुछ ऑल्ड कैंसर्स हैं जिनको हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जिससे ओवरीज का फंक्शन खत्म हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट ट्रीटमेंट और कौन सा कैंसर है, उसकी वजह से मेनोपॉज जल्दी होने का रिस्क रहता है। अर्ली मेनोपॉज कैंसर पेशेंट्स में हो सकता है, डिपेंडिंग अगेन कौन सा कैंसर है और कहाँ का कैंसर है। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर श्रुति भाटिया, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गायनी ऑन्कोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। मुझे गायनी कैंसर्स में काम करते हुए अब तकरीबन 25 साल हो गए हैं। हम लोग गायनी कैंसर्स ट्रीट करते हैं और मेरा खास ध्यान कैंसर प्रिवेंशन में है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन कैंसर ना हो वो और भी अच्छा है। इसलिए मेरी सबसे ये विनती है, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए अपना रेगुलर चेकअप कराएं और स्क्रीनिंग कराएं। Thank you.